हेलो दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो समाज में बदलाव लाने की ताकत रखती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसे बच्चों के बारे में है जो बोल या सुन नहीं सकते और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी ने रिलीज के इनिशियल डेज पर ही साउथ कोरिया में बवाल मचा दिया था। कहानी शुरू होती है और हम एक कैंग नाम के आदमी को देखते हैं। कैंग एक आर्ट टीचर था। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी और उसकी वाइफ ने बहुत साल पहले सुसाइड कर लिया था। कैंग का फिलहाल ही एक मुजिन सिटी के स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। ये स्कूल कुछ ऐसे बच्चों के लिए था जो बोल या सुन नहीं सकते थे। वो मुजिन सिटी की तरफ जा ही रहा होता है। इतने में उसकी गाड़ी एक जानवर से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी टाइम पर दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लेता है। अब इसका क्या रीजन था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अगले सीन में कैंग अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए गराज में लेकर जाता है। गराज वाला बताता है कि रिपेयरिंग में कुछ टाइम लगेगा। उसे पहले ही काफी लेट हो चुका था, इसलिए वो अपनी टूटी फूटी गाड़ी लेकर ही निकलने लगता है। इतने में एक लड़की आती है और उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देती है। उस लड़की का नाम यूजीन होता है। वो कैंग से माफी मांगती है और कैंग को स्कूल तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में यूजीन बताती है वो ह्यूमन राइट्स वालों के लिए काम करती है। जैसे ही कैंग स्कूल में पहुंच जाता है तो यूजीन उसे अपना कार्ड देती है। वो कहती है अगर तुम्हें आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। फिर कैंग जाकर स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि कैंग का यहाँ पर ट्रांसफर किसी प्रोफेसर किम ने करवाया है। प्रोफेसर किम और प्रिंसिपल आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। प्रिंसिपल आगे की बात समझाने के लिए स्कूल के चीफ को बुलाते हैं। कैंग जब स्कूल के चीफ को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि चीफ और प्रिंसिपल की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी। पता चलता है कि वो दोनों ही ट्विंस थे। चीफ कैंग को बाहर ले जाकर समझाते हैं कि उसको स्कूल के डेवलपमेंट फंड के लिए $50,000 देने होंगे। कैंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। चीफ बताता है जब भी कोई नया टीचर यहाँ पर आता है तो उन्हें ये डेवलपमेंट फंड देने ही पड़ते हैं। कैंग को स्कूल वालों की तरफ से ही रहने के लिए एक अपार्टमेंट मिलता है। अब वो ये सारी बात अपनी मॉम को बताता है। ये सब सुनकर उसकी मॉम भी हैरान हो जाती है। वो कहती है हम लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है मैं कैसे भी करके पैसे अरेंज कर लूंगी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर कैंग अपनी पहली क्लास ले रहा था। उसने यहाँ पर बच्चों को कुछ एप्पल्स की ड्राइंग बनाने के लिए बोली थी। क्लास में मिंसू नाम का लड़का काफी देरी से आता है। कैंग उसे पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। कैंग स्टाफ रूम में बैठा हुआ था। तभी वो वहाँ के एक टीचर मिस्टर पार्क से मिंसू के बारे में पूछता है। मिस्टर पार्क बताते हैं मिंसू के छोटे भाई की मौत कुछ दिन पहले ही हुई है, जिस वजह से मिंसू काफी परेशान है। जिस बच्चे को हमने मूवी के शुरुआत में सुसाइड करते हुए देखा था वो मिंसू का छोटा भाई ही था। कैंग कहता है सिर्फ मिंसू ही नहीं है जो अजीब बिहेव कर रहा है, क्लास में ऐसे और भी बच्चे हैं जो न किसी से बात करते हैं न हंसते हैं। मिस्टर पार्क कैंग को समझाता है कि तुम पहली बार ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हो और मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे करके तुम्हें आदत पड़ जाएगी। काफी रात हो चुका था और कैंग अपने क्लास के बच्चों के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। उसे पता चलता है कि मिंसू के फादर बहुत बीमार है और उसकी माँ भी नहीं है। वो योंदू की भी फाइल पढ़ता है। उसे पता चलता है कि योंदू एक्चुअली में अनाथ है और यूरी के बारे में उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मेंटली थोड़े अनस्टेबल हैं। अपना काम खत्म करके वो वहाँ से निकल ही रहा होता है। इतने में उसे ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो गर्ल्स बाथरूम तक पहुँच जाता है। इसके पहले कि वो दरवाजा खोल के चेक करता तभी वहाँ पर स्कूल का गार्ड आ जाता है। कैंग उसको बताता है कि बाथरूम के अंदर से आवाज आ रही है। गार्ड उसे बताता है कि स्कूल में बच्चे रात को मजे के लिए चीखते चिल्लाते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में ऑफिसर जैंग बैठे हुए थे। प्रिंसिपल उसे रिश्वत दे रहे थे मिंसू के छोटे भाई का सुसाइड केस दबाने के लिए। तभी वहाँ पर कैंग भी पहुँच जाता है। वो स्कूल डेवलपमेंट फंड की फीस देने के लिए आया था। पैसे देकर कैंग स्टाफ रूम में पहुँचता है। वो देखता है मिस्टर पार्क बहुत ही बेरहमी से मिंसू को मार रहा है। कैंग मिस्टर पार्क से मिंसू को मारने की वजह पूछता है। मिस्टर पार्क बताता है मिंसू कल रात को 2 लड़कियों के साथ बाहर गया था। वो बताता है मिंसू का छोटा भाई भी इसी तरीके से स्कूल से बाहर चला गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मिस्टर पार्क कहता है मुझे इन बच्चों की बहुत फिक्र होती है और इनको डिसिप्लिन में रखने के लिए मुझे इन्हें मारना पड़ता है। सारा काम खत्म करके कैंग वहाँ से निकल रहा था। तभी वो देखता है यूरी विंडो पर बैठी हुई थी। वो उसको वहाँ से उतरने के लिए बोलता है लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी, इसीलिए वो भागता हुआ जाकर उसको विंडो पर से उतारता है। कैंग ने अचानक से आकर उसको पीछे से पकड़ लिया था, जिस वजह से वो डर गई थी। कैंग उससे माफी मांगकर वहाँ से जाने लग जाता है तो यूरी उसको रोक लेती है। यूरी कैंग को स्कूल के लॉन्ड्री रूम के बाहर जाकर छोड़ देती है। कैंग जब रूम के अंदर जाता है तो देखता है एक औरत ने योंदू के सर को पकड़कर उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। कैंग उस औरत को तुरंत ही रोकता है। वो औरत बताती है उसका नाम यून है और वो इस स्कूल की काउंसिलर है। मैं योंदू को डिसिप्लिन सिखा रही थी। कैंग कहता है डिसिप्लिन सिखाने का ये कौन सा तरीका है। कैंग उसको धमकी देता है और कहता है अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन फाइल कर दूंगा। योंदू बेहोश हो गई थी, इसलिए कैंग तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो यूजिन को कॉल करके हॉस्पिटल में बुला लेता है और वो उसको सारी बात बता देता है। अगले दिन कैंग प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ था। प्रिंसिपल उससे कहता है यून कभी कभी बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। उसने योंदू के साथ जो कुछ भी किया है उसे उसका पछतावा है और वो योंदू से माफी भी मांगेगी। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि योंदू इस वक्त कहाँ पर है। कैंग उसको बता देता है कि वो हॉस्पिटल में है।
अगले सीन में कैंग अपनी क्लास ले रहा होता है, जहाँ पर उसने सारे बच्चों को एक दूसरे की ड्राइंग बनाने के लिए बोली थी। अब क्योंकि योंदो हॉस्पिटल में थी, इसलिए यूरी के पास कोई पार्टनर नहीं था, तो कैंग उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वो यूरी से साइन लैंग्वेज में कहता है, तुम मेरी ड्राइंग बनाओ और मैं तुम्हारी बनाऊंगा। यूरी मना कर देती है। वो बोलती है, मेरे फेस पर बहुत सारे स्कार्स हैं और वो भी ड्राइंग में आ जाएंगे। कैंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर बनाऊंगा। फिर कैंग उसकी बहुत ही सुंदर सी ड्राइंग बनाता है, जो देखकर यूरी के फेस पर बहुत दिनों के बाद स्माइल आ जाती है। फिर यूजिन कैंग को कॉल करके हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है, मुझे योंदो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। वहाँ जाने के बाद यूजिन उसको बताती है योंदो को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रिंसिपल ने किया है। यूजिन उसे एक पेपर दिखाती है जिसमें योंदो ने कल रात सारी बातें लिखी थी। उस पेपर में प्रिंसिपल के साथ साथ चीफ और पार्क का भी नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मिस्टर पार्क लड़कों को अब्यूज करते हैं। कैंग यूजिन से कहता है, तुम इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दो। यूजिन बताती है, इसका कोई फायदा नहीं। अगर बच्चे पुलिस के पास जाते भी हैं तो पुलिस उन्हें वापस भेज देती है, क्योंकि पुलिस भी प्रिंसिपल से मिली हुई थी। यूजिन बताती है, प्रिंसिपल का यून के साथ अफेयर भी चल रहा है। कैंग को अचानक से याद आता है कि उसने प्रिंसिपल को बता दिया था कि उसने योंदो को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपल, यून और मिस्टर पार्क हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। कैंग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है योंदो वहाँ पर थी ही नहीं। यूजिन जैसे ही उस रूम का कबर्ड खोलती है तो देखती है योंदो वहीं पर छुपी हुई थी। अगले दिन यूजिन योंदो को ह्यूमन राइट्स सेंटर लेकर जाती है और उसे सारी बात बताने के लिए बोलती है। योंदो बताती है वो और यूरी ग्राउंड में खेल रहे थे। फिर यूरी बाथरूम यूज करने के लिए स्कूल के अंदर जाती है। काफी टाइम बीत जाता है, यूरी वापस आती ही नहीं है, इसलिए योंदो उसको चेक करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जब योंदो मना करती है तो प्रिंसिपल जबरदस्ती उसको अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। अंदर जाकर वो उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की साथ में थे। फिर वो योंदो के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। योंदो उनको धक्का देकर वहाँ से भागने लग जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन प्रिंसिपल उसको फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच गया था। वो योंदो को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। उसके मना करने पर प्रिंसिपल उसको मारता भी है। पता चलता है कि कैंग को उस दिन जिस लड़की की आवाज आई थी वो योंदो की ही आवाज थी। वहाँ पर यूरी भी थी। योंदो की सारी बातें सुनकर वो रोने लग जाती है। वो बोलती है, ये सब मेरे साथ भी हुआ है। यूरी बताती है, एक दिन बैठकर मैं योंदो का वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और उसको खाने का लालच देकर अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और उसके साथ भी वही गलत काम करते हैं। ये सब बताते हुए यूरी रोने लग जाती है तो यूजिन उसके पास आकर उसको संभालती है। तभी योंदो कैंग को बताती है, मैंने प्रिंसिपल को यूरी के साथ ये सब करते हुए देखा है। पता चलता है उस दिन योंदो जब खाना लेकर वापस लौटती है तो उसे यूरी कहीं भी नहीं मिलती है। योंदो को प्रिंसिपल के ऑफिस से एक गाने की आवाज आ रही थी। गाने की आवाज को फॉलो करते करते वो प्रिंसिपल के रूम तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो सब कुछ देख लेती है। वो तुरंत ही वहां से भागती है, लेकिन प्रिंसिपल उसको पकड़ लेता है और साइन लैंग्वेज में धमकी देता है, अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगले सीन में कैंग जब अपने अपार्टमेंट में होता है तभी वहाँ पर उसकी मॉम उसकी बेटी के साथ पहुँच जाती है। उसकी मॉम उसे स्कूल के बारे में पूछती है, लेकिन कैंग कोई भी जवाब नहीं देता। उसकी मॉम बताती है, तुम अपने प्रिंसिपल के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखो, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पता चलता है कि कैंग की मॉम ने अपना अपार्टमेंट बेच दिया था और उन्हीं पैसों से कैंग ने स्कूल डेवलपमेंट फंड की फीस भरी थी। अगले दिन यूजिन शहर के एजुकेशन ऑफिस में पहुंचकर प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करती है। वो बताती है बच्चों के साथ ये सब हो रहा है। वो लेडी उससे पूछती है, बच्चों के साथ ये क्लास में हुआ है या फिर क्लास के बाद हुआ है। यूजिन बताती है, ये क्लास के दौरान तो नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल में ही हुआ है, इसलिए आप मेरी कंप्लेंट लिख लो। लेकिन वो लेडी साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है, हम लोग इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें जाकर सिटी हॉल में कंप्लेंट लिखवाना चाहिए। यूजिन बताती है, मैं अभी सिटी हॉल से आ रही हूँ और उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, यानी कि ये लोग उसे जानबूझकर यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे। फिर यूजिन पुलिस स्टेशन जाती है। वो जैंग को बताती है, आपको कंप्लेंट लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जैंग साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। जैंग कहता है, प्रिंसिपल एक बहुत अच्छे इंसान है और वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। यूजिन बहुत गुस्से में आ गई थी, क्योंकि कोई भी उनकी कंप्लेंट लिखने को तैयार ही नहीं था। तभी उसे एक दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है, सॉल के एक टीवी स्टेशन वाले लोगों ने उनका केस कवर करने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर पार्क मिंसू को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। पार्क उससे ये बात पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि योंदो और यूरी कहाँ पर हैं, लेकिन मिंसू को तो कुछ पता ही नहीं था। वो बेकारी उसे मार रहा था। अब पार्क उसे डंडे से मारने ही वाला था, लेकिन प्रिंसिपल उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें जो भी करना है तुम बाहर जाकर करो। पार्क जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कैंग खड़ा था। वो बुके देने के लिए आया था, जो कैंग की मॉम प्रिंसिपल के लिए लेकर आई थी। कैंग मिंसू को देखता है, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। पार्क कैंग के सामने ही मिंसू को मारने के लिए लेकर जा रहा था। कैंग चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसी फ्लावर पॉट से मिस्टर पार्क के सर को जोर से मारता है और मिंसू को भी ह्यूमन राइट सेंटर लेकर जाता है। वो मिंसू से सारी बात बताने के लिए बोलता है। मिंसू उसे कहता है, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया तो क्या तुम उन्हें सजा दिला पाओगे? तो कैंग उससे वादा करता है और कहता है उनको सजा जरूर होगी। मिंसू बताता है, हर दिन उसके और उसके छोटे भाई को मिस्टर पार्क अपने घर लेकर जाता था और उन दोनों को सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। टीवी स्टेशन वाले ये सारा कुछ लाइव
टेलीकास्ट कर देते हैं जो पूरा शहर देख रहा था। इसीलिए प्रिंसिपल, चीफ और मिस्टर पार्क को अरेस्ट कर लिया जाता है और केस पहुंच जाता है कोर्ट में। पहले सुनवाई में प्रिंसिपल दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना बड़ा बेचारा है। अगले सुनवाई में स्कूल के गार्ड से पूछताछ की जाती है। वो बताता है वो पिछले 5 सालों से स्कूल में काम कर रहा है, लेकिन कभी भी उसे कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। कैंग का लॉयर जब गार्ड को क्रॉस एग्जामिन करता है तो उसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। गार्ड जहाँ पर पहले काम करता था वहाँ की चीजें चुरा कर उन्हें बेच देता था, जिस वजह से उसको काम से निकाल दिया गया था और इसी वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर उसे इस स्कूल में आसानी से नौकरी मिल जाती है। फिर उसी डॉक्टर से पूछताछ की जाती है जिसने उन लड़कियों की टेस्ट की थी। वो भी झूठा बयान देती है। वो कहती है लड़कियों के ऑर्गन्स डैमेज नहीं थे, लेकिन कैंग के लॉयर जब उससे क्रॉस एग्जामिन करते हैं तब उसकी असलियत बाहर आ जाती है। एक्चुअली में डॉक्टर ने 2 अलग अलग रिपोर्ट सबमिट किया था। दूसरे रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि लड़कियों के ऑर्गन्स डैमेज थे। बच्चे इस केस की वजह से काफी डिप्रेस थे। वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे, इसलिए कैंग उनको बीच पर लेकर जाता है। योंदू बताती है जब वो छोटी थी तब वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर आती थी, तब उसे लहरों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। सब कुछ खामोश सा लगता है। कैंग उसको समझाता है कि लाइफ में सबसे सुंदर चीजों को देखना या सुनना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसको महसूस करना जरूरी होता है। काफी टाइम हो गया था और ये लोग घर वापस लौट रहे थे तो यूरी कैंग से साइन लैंग्वेज में बोलती है, काश तुम मेरे डैड होते और यूजिन मेरी मॉम होती। अगले सुनवाई में यूरी अपना बयान देती है। वो बताती है उसके साथ ये सब तब से हो रहा है जब से वो 3rd ग्रेड में थी। यूरी जब भागने की कोशिश करती थी तो प्रिंसिपल उसको टेबल से बांध देते थे, जिस वजह से वो भाग नहीं पाती थी। रात में यूजिन का दोस्त बताता है कि प्रिंसिपल मिन्सू और यूरी के पेरेंट्स को पैसे देकर सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स ही मेंटली अनस्टेबल हैं। उनमें इतनी समझ है ही नहीं। तभी कैंग के पास प्रोफेसर किम का कॉल आता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि प्रिंसिपल के लॉयर भी प्रोफेसर किम के साथ बैठे हुए हैं। लॉयर कैंग को फंड के पैसों के साथ साथ और भी बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। प्रोफेसर किम भी उसे वादा करता है कि वो उसको सॉल के एक बहुत अच्छे स्कूल में जॉब दिलवाएगा, बस वो इस केस को छोड़ के चला जाए। लेकिन कैंग साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में योंदू का बयान लिया जाता है। प्रिंसिपल के लॉयर उसे सवाल पूछते हैं कि तुमको कौन अब्यूज करता था, प्रिंसिपल या फिर चीफ। तो योंदू प्रिंसिपल का नाम लेती है। लॉयर उसे प्रिंसिपल को पहचानने के लिए बोलता है। अब क्योंकि वो दोनों ही ट्विंस थे इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। कैंग के लॉयर कहते हैं ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्रिंसिपल के लॉयर कहते हैं ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली में प्रिंसिपल का लॉयर ये साबित करना चाहता था कि प्रिंसिपल बेगुनाह है और ये सारा काम चीफ ने किया है। फिर योंदू उन दोनों के सामने जाकर प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। वो साइन लैंग्वेज में उन दोनों को कुछ बताती है, जिससे प्रिंसिपल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। योंदू पहचान जाती है कि इसमें से प्रिंसिपल कौन है। जज पूछते हैं कि तुमने ये कैसे पता लगाया। योंदू बताती है चीफ को साइन लैंग्वेज नहीं आती, साइन लैंग्वेज बस प्रिंसिपल को आती थी। जब भी प्रिंसिपल योंदू को हर्ट करते थे तो वो उसे साइन लैंग्वेज में बस एक ही बात बताते थे। वो कहते थे अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। योंदू ने ये सेम बात उन दोनों के सामने बोली तो चीफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रिंसिपल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। प्रिंसिपल के लॉयर योंदू से एक और क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं जब तुमने प्रिंसिपल को यूरी के साथ देखा था तब तुम्हें एक गाना सुनाई दिया था, जिसे फॉलो करते करते तुम वहाँ तक पहुँच गई थी, जिसपे योंदू हाँ बोलती है। लॉयर ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा था कि योंदू को गाना कैसे सुनाई दे सकता है, जबकि वो तो सुन ही नहीं सकती। योंदू बताती है वो थोड़ा बहुत सुन सकती है, इसीलिए अब उसकी टेस्ट ली जाती है कि उसको सुनाई देता है या नहीं। कोर्ट में एक म्यूजिक बजाया जाता है। योंदू को जैसे ही म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है वो अपना हाथ ऊपर करती है। फिर उस म्यूजिक को उसको बिना बताए ही बंद कर दिया जाता है। तब योंदू को उस म्यूजिक की आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए वो अपना हाथ नीचे कर लेती है। कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि उसे म्यूजिक सुनाई देता है और इसी के साथ ये सुनवाई यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले सीन में यूजिन मिन्सू के ग्रैंडमॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे यून मिल जाती है। यून ने मिन्सू के ग्रैंडमॉम को बहुत सारे पैसे देकर उनसे सेटलमेंट कर ली थी। मिन्सू अब अपने स्टेटमेंट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अगले सुनवाई में उसके स्टेटमेंट की बारी थी। कैंग उसे बताता है अब उसका स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रैंडमॉम ने प्रिंसिपल के साथ सेटलमेंट कर लिया था। ये सुनते ही मिन्सू रोने लग जाता है। वो कहता है मेरी ग्रैंडमदर इतनी आसानी से उनको कैसे माफ कर सकती है, उन लोगों की वजह से मेरी भाई की जान चली गई, मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। वो कैंग से कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उन लोगों को सजा दिलवाओगे। कैंग कोई भी जवाब नहीं दे पाता और उसको गले लगा लेता है। कुछ ही देर के पास योंदू कैंग के पास आती है। वो बताती है जब प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में लेकर गए थे तब वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस वीडियो में प्रिंसिपल एक लड़की के साथ थे। मुझे लगता है वो लड़की यूरी ही थी। अब कैंग तुरंत ही यूजिन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचता है। वहां जाकर वो लोग उसी वीडियो को ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें वो वीडियो मिल जाता है जिस वीडियो में प्रिंसिपल यूरी के साथ थे। यूजिन और कैंग उस वीडियो को लेकर तुरंत ही लॉयर के पास जाते हैं। लॉयर बताता है ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है और इसको ऐसे ओपन कोर्ट में नहीं दिखाया जा सकता। वो कहता है वो खुद ही जज के पास जाकर पर्सनली उन्हें ये वीडियो दिखाएंगे। लॉयर ये भी बताता है इस वीडियो की वजह से प्रिंसिपल को बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। अगले दिन फैसले का दिन था। सारे लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। जज अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं इन तीनों ने मिलकर बहुत बड़ा क्राइम किया है, लेकिन इन तीनों ने ही समाज
समाज को डेवलप करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया है, बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के। जज सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मिस्टर पार्क को 8 महीने की जेल और 2 साल का प्रोबेशन, प्रिंसिपल और चीफ को 6 महीने की जेल और 1 साल का प्रोबेशन की सजा सुनाते हैं। प्रोबेशन का मतलब होता है उनकी परख की जाएगी, यानी कि उन लोगों को पुलिस की निगरानी में रखकर उनकी परख की जाएगी कि ये लोग आगे से अब कोई भी क्राइम नहीं करेंगे। इतनी कम सजा सुनकर सारे ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सारे बच्चे बहुत दुखी हो गए थे, वो रोने लग जाते हैं। कैंग को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इन लोगों को इतनी कम सजा होगी। एक्चुअली में जज और कैंग के लॉयर ने लास्ट मोमेंट पर आकर धोखा दे दिया था। उन दोनों को बहुत सारे पैसे मिल गए थे और इस वजह से उन लोगों ने मिलकर इनकी सजा को कम कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं जेल जाने से पहले वकील, चीफ, प्रिंसिपल, मिस्टर पार्क सारे ही लोग पार्टी कर रहे थे। दूसरी तरफ यूजिन कैंग को गुड बाय बोलती है क्योंकि वो अपने होम टाउन वापस जा रहा था। वो जैसे ही घर लौटती है तो उसको यूरी और योंदू से पता चलता है मिन्सू पार्क के घर गया है उससे बदला लेने के लिए। अब यूजिन ये सारा कुछ कैंग को बता देती है। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क अपने घर लौट रहा था, तभी उसे मिन्सू मिल जाता है। पार्क मिन्सू को अपने घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन मिन्सू चाकू निकालकर उसको स्टैब कर देता है। फिर दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। पार्क मिन्सू को बहुत मारता है। दोनों ही रेलवे ट्रैक पर लड़ाई कर रहे थे और उसी ट्रैक पर ट्रेन भी आ रही थी। इस तरफ कैंग पार्क के घर पहुंच जाता है, लेकिन पार्क वहाँ पर नहीं था। वो मिन्सू को ढूंढते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। वो देखता है पार्क और मिन्सू दोनों ही रेल की पटरी पर है और सामने से ट्रेन आ रही है। मिन्सू ने जानबूझकर पार्क को पकड़ रखा था और वो भी वहाँ से हिल नहीं रहा था। वो उसे भागने नहीं देता है और खुद भी नहीं भागता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। अगले सीन में कैंग, यूजिन और ह्यूमन राइट्स के बाकी के लोग कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें इंसाफ चाहिए था, लेकिन सिवाय तकलीफ होने और कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ से कहानी आ जाती है 1 साल आगे, जहाँ पर कैंग अब सॉल में ही रहता था। यूजिन कैंग को एक ईमेल लिखती है। वो बताती है बच्चे अभी पहले से काफी बेटर हैं। वो स्कूल नहीं जाते और वो ह्यूमन राइट्स सेंटर में ही रहते हैं। यूजिन ने दोबारा से कोर्ट में केस की अपील की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है। लास्ट सीन में हम कैंग को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए केक लेकर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर पड़ती है एक डिस्प्ले पर, जिसपे लिखा था कम टू मुजिन, अ सिटी ऑफ फॉग। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना घटी थी 2000 में। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर ऐसे बच्चे थे जो सुन या बोल नहीं सकते थे और इसी बात का फायदा उठाकर उनके साथ गलत किया जा रहा था। ये केस कोर्ट तक पहुँचा था, लेकिन प्रिंसिपल के पावरफुल होने की वजह से उन्हें बहुत ही कम सजा मिली। अभी के टाइम में वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा गया है ताकि वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन अभी भी स्कूल की पूरी सच्चाई बाहर लाने के लिए लड़ाई जारी है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।